गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे जीपी, है ना बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे जीपी। लास्ट लेक्चर में हम लोग कर लिए थे प्रॉपर्टीज और जीपी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने से पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग नहीं करवाए हैं, तो सबसे पहले उसको हम करवा लेते हैं, है ना? तो उसको करवा लेते हैं। तो क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं। और देखो बच्चों, एक काम हमेशा आप करना, सबसे पहले हमेशा एक काम हमेशा ये करना कि आप जब भी मैथमेटिक्स का लेक्चर पढ़ने जाओ तो आप एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठो, है ना? कॉपी पेन जरूर लेके बैठो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है बच्चों आपको लर्न कराना, आपको सिखाना। आप ये मतलब सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। सपोज दैट आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठते हो, जैसे हम कुछ क्वेश्चन दिए, वीडियो को पॉज करके आप उसको सोचिए, उसको बनाइए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। और जो आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, जो आप बनाते हैं वही आपका मेन लर्निंग पॉइंट है। और अगर आप नहीं बनाते हैं, सपोज आप नहीं बनाते, तो क्वेश्चन लिखें 1 मिनट के बाद तो हम तुरंत सॉल्व करें, तो उस तरह क्या हो गया? जस्ट लाइक एक टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखने से कोई फायदा तो होगा नहीं ना। आपको सोचना होगा, आपको थिंकिंग प्रोसेस खुद से अपना करना होगा। थिंकिंग प्रोसेस खुद से करना होगा। जहां पे प्रॉब्लम होगा वहां पे हम हैं। थिंकिंग को बढ़ाने के लिए जहां पे प्रॉब्लम होगा वहां पे हम लोग हैं प्रेजेंट, लेकिन सबसे पहले थिंक तो आपको करना होगा। तो थिंक आप कैसे कीजिएगा बच्चों? कि जब भी हम कोई क्वेश्चन देते हैं, वीडियो पॉज करके जरूर उसको बनाने को ट्राई करें। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो वीडियो पॉज करके उसको जरूर बनाने की ट्राई करें। बन गया अच्छी बात है, नहीं बना वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को फिर रिप्ले कर लेते हैं, फिर तो हमारा बन जाएगा। जैसे हम लोग क्लासरूम में करते हैं। क्लासरूम में क्या करते हैं? हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन देने के बाद आपको हम टाइम देते हैं बनाने के लिए। आप बनाइए, उसमें बनाइए, नहीं बना फिर हम बताते हैं। बनाओगे ना? चलिए बना दो। तो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ पी क्यू आर इन जीपी, पी क्यू आर क्या आपका जीपी में है, तो पी क्यू आर जीपी में है। और क्या क्या लिखा हुआ है? पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 QX प्लस आर इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2EX प्लस एफ इक्वल टू 0, है ना? एक पी क्यू आर इन जीपी है, पी ए स्क्वायर प्लस 2QX प्लस आर इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2Q इन जी हैव a common root, then prove that d upon p e upon q f upon r, अब लिखो 2 होगा ना, देख लेते हैं। d upon p e upon q f upon r in AP। देखो बच्चों, अभी एपी में प्रूफ करना है आपको, है ना? एपी में आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, है ना? क्वेश्चन तो आपको गिवन है। चलिए तो अब हम भी बताते हैं, है ना? आप तो फिर ट्राई करनी होगा। तो PQR इन जीपी और इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, अब प्रूफ करना ये। तो एपी में प्रूफ करना है बच्चों। सबसे पहले हमें माइंड में कॉन्सेप्ट क्या रहना पड़ेगा कि एपी में प्रूफ करना है। तो अगर एबीसी एपी में तभी होगा, एबीसी एपी में तभी होगा जब 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो। एबीसी एपी में तभी होगा जब 2b इक्वल टू क्या हो? ए प्लस सी हो। अब तो 2b यानी कि बीच का टर्म क्या है? 2 अपॉन e अपॉन q इज इक्वल टू d अपॉन p प्लस f अपॉन r। अगर ये आए तभी ये काम बनेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। यानी बेसिकली हमको क्या लाना है? बेसिकली हमको लाना है 2e अपॉन q इज इक्वल टू d अपॉन p प्लस f अपॉन r। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों? जैसे दिया वो जैसे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला? पी क्यू आर इन जीपी, ठीक है? पी क्यू आर इन जीपी, अगर पी क्यू आर जीपी में है तो इसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, है ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट है, उसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन से क्या बनेगा? q अपॉन p इक्वल टू r अपॉन q, यही ना? इसका डिवाइड, इसका डिवाइड आपस में क्या होगा? सेम होगा, तभी तो आपका जीपी में हो गया। तो ये आपका जीपी हो गया, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू पी है। यहाँ से क्या आ गया आपके पास बच्चों? q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका? pr आ गया। चलिए तो यहाँ पे एक स्टेप हुआ खत्म, हाँ ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है? उसका रूट निकालना। दूसरा स्टेप क्या है? इसका रूट निकालना, यानी कि पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो इसका रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डी से कर लेते हैं, है ना? डिस्क्रिमिनेंट कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों? 2q। तो 2q का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
4q स्क्वायर, 4 a का वैल्यू p इंटू आर, 4 अगर कॉमन लेते हैं क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो सर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर और क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, क्या दिया होगा बच्चों? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, क्यू का वैल्यू हम पी आर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्यू स्क्वायर का वैल्यू पी आर पुट कर सकते हैं, एकदम पुट कर सकते हैं, पी आर माइनस पी आर, यानी क्या हो गया इसका कहानी खत्म, जीरो, पी आर माइनस पी आर जीरो, 4 इंटू जीरो जीरो, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो यानी अल्फा बीटा बच्चों सेम होगा, सेम क्या होगा? माइनस बी अपॉन 2a के बराबर हो जाएगा, है ना? तो जो अल्फा और बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस बी माइनस 2q 2p कट गया, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा क्या आ गया आपके पास? माइनस क्यू अपॉन पी, क्या है बच्चों? माइनस क्यू अपॉन पी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला लाइन चले जीबी में, दूसरा लाइन चले इसका रूट निकाले, तीसरा लाइन चलते हैं फाइव कॉमन रूट, तो कॉमन रूट कहने का मतलब क्या हो गया? कॉमन रूट कहने का मतलब इसका रूट उसमें भी सेटिस्फाइड करेगा, ये जो माइनस क्यू बाई पी है वो डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एफ में भी सेटिस्फाइड करेगा, तभी ना कॉमन रूट हो गया। कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट यही हो गया ना कि उसमें भी वो सेटिस्फाइड करेगा, तो चलिए सेटिस्फाइड करवाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया? डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एफ इक्वल टू 0 और x का वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर 2e प्लस एफ इक्वल टू 0। सबसे पहले एक लीनियर लाइन इसका सॉल्व कर लेते हैं, लीनियर में ले आते हैं, तो जाएगा डी पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो यहां से आ जाएगा आपका डी पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ले लीजिए पी स्क्वायर एलसीएम, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे होगा ना, सॉरी क्यू स्क्वायर माइनस पी से पी कैंसिल 2e_p_q और प्लस एफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0, कोई खास दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर पी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e_p_q प्लस एफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0, कहने तो कोई खास दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना? कि डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e_p_q प्लस पी एफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें लाना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना है, लाना क्या उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो हमें डी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे डी पे बाई पी, यानी कि पी एस क्यू स्क्वायर यहाँ पे नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या नहीं चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए क्यू, यानी कि हमें यहाँ पे पी नहीं चाहिए, इसमें पी नहीं चाहिए, इसमें क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, और इसमें तो पी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एक में हमें पी स्क्वायर नहीं चाहिए, एक में हमें पी नहीं चाहिए और एक में हमें क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास इतना कंडीशन है, तो ऐसा करते हैं पहले इन दोनों को सेटिस्फाइड करते हैं, उसके बाद इसका हम बात करेंगे, है ना? पहले हम इन दोनों को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर चाहिए, इसको क्या नीचे p चाहिए, अब p इसको नहीं चाहिए, हाँ तो ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाई पी से डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड किए तुम समझिए, तुम ध्यान समझिए, आप इन दोनों को भी छोड़िए, आप इसका काम कीजिए। डी क्यू स्क्वायर है, आपको चाहिए क्या? डी बाई पी, आपको क्या चाहिए? डी बाई पी, तो डी क्यू स्क्वायर चाहिए आपको, डी बाई पी चाहिए, तो क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, क्यू स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए पी। तो इसको हम इस पार्टिकुलर टर्म को इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी बाई पी आ जाएगा ना। उसके बाद हम इन दोनों का काम करेंगे, एक एक करके हम सारा काम कर लेते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, क्यू स्क्वायर कैंसिल, डी बाई पी, एक चीज तो आ गया हमारे पास। अच्छा, इसमें क्या कैंसिल होगा? पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, पी बाई क्यू। देखो दो चीज आ गई, आप बेसिकली हम लेकर चले थे इसको, लेकिन हमारा दो काम बन गया, क्योंकि हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल होगा, पी से पी कैंसिल हो गया, पी बाई क्यू प्लस, अब इसका खाली बच गया ना, इसका कॉन्सेप्ट पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्यू स्क्वायर पी, एक पी से एक पी खाली कटेगा, तो यहाँ से एक कट गया, तो हो गया यहाँ पे एफ पी अपॉन क्यू स्क्वायर, एफ पी अपॉन क्या हो गया? क्यू स्क्वायर। चलो इसको हम आगे लिखते हैं, इक्वल टू 0, तो डी अपॉन पी माइनस 2e अपॉन क्यू प्लस एफ पी डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, तो क्या क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम पी आर पुट कर दें एक समय के लिए। क्यू स्क्वायर का वैल्यू अगर हम पी आर पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी अपॉन पी माइनस 2e अपॉन क्यू प्लस एफ पी पी आर। देखो बच्चों, क्या आपको लग रहा है इसको इधर हम भेज देते हैं, तो डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर इक्वल टू, यही है
यही ना सोचे थे लाने के लिए हम, यही ना सोचे थे लाने के लिए। अगर 2/E इक्वल टू D/P प्लस F/R आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर D/P E/Q एंड F/R इन AP, ये क्या चीज में आ गया बच्चों, AP में आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएं बच्चों, कॉन्सेप्ट में ध्यान देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन है बहुत इजी, है बहुत ही इजी। सबसे पहले हम क्या देखिए, क्या प्रूफ करना, तो क्या प्रूफ करना, D/P E/Q F/R कहां से आएगा बच्चों, तो सर ABC अगर AP में तो 2B = A + C आना चाहिए, यानी कि 2EQ + Q प्लस D/B प्लस F/R आना चाहिए। तो ये हमको ध्यान में रखे रहना, ये लाना, ये आपको लिखना नहीं है लेकिन ध्यान में रखे रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करें कि सर ये GP में है तो यहां से Q² का वैल्यू निकल गया, यानी अगर PQ और GP में तो डायरेक्ट Q = PR, जब डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं कि सर ये दोनों अगर GP तीनों GP में तो ये हो गया। अब इसका रूट निकाले हम, कैसे निकाले, तो D से निकाले, तो D से निकाले तो पता चल गया D = 0 तो अल्फा बीटा का वैल्यू सेम होगा। अच्छा यहाँ पे इरेज हो गया ना, अल्फा = बीटा = -Q/P है ना, ठीक है। अब अल्फा बीटा का वैल्यू सेम हो गया। अब ये क्या बोला कि इसका जो रूट है वो इसके रूट के बराबर ही है, तो इसके जगह पे हम इसका x का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिख दो पुट कर दी। अब पुट करने के बाद इसको सॉल्व किए, इसको तो हल्का सॉल्व किए, इसको हल्का सॉल्व करने पे हम पहुंचे, फिर यहाँ पे आके हम रुक गए क्योंकि यहाँ पे लीनियर लाइन हो गया। इसको जितना सॉल्व हो सकता है तो उतना सॉल्व किए, यानी कि P² किए, P² को उधर ले गए, यहाँ तक आकर रुक गए। फिर यहाँ से आकर रुकने के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, यही आपका टर्निंग पॉइंट है बच्चों, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि किससे डिवाइड देना, क्या डिवाइड देना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को हम नहीं कंसीडर करते, सिर्फ इसको कंसीडर किए। हमें चाहिए यहाँ पे D/P, तो D/P तभी आएगा जब Q² कैंसिल होगा और P आएगा, तो इसको हम Q² से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड किया तो Q² कैंसिल D/P, और साथ ही साथ ये टर्म भी आ गया। ये टर्म तो नहीं आया लेकिन PP कट गया, लेकिन हम क्या किए, यहाँ पे Q² का वैल्यू पुट किए तो हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर आपको है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम, चलिए बच्चों, तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, गिवन है। आप इसको जरूर ट्राई करने की कोशिश करें है ना, वीडियो पॉज करके इसको जरूर ट्राई करने का कोशिश करें है ना। उसके बाद हम लोग मैच कर लेते हैं। तो चलिए क्या क्वेश्चन, व्हाट विल बी 500 अमाउंट टू इन 10 ईयर। अच्छा 500 रुपए जमा करते हैं तो 10 साल में डिपॉजिट इन ए बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% कंपाउंड एनुअली। अच्छा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है बच्चों, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है, तो आप इसको आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से बना सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम जीपी पढ़ रहे हैं तो हमको जीपी के अनुसार बनाना होगा। किसके किस तरह से बनाना होगा बच्चों, जीपी के अनुसार बनाना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार तो बहुत इजीली से बन जाएगा है ना, तो जीपी के अनुसार बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट, जीपी के अनुसार बनाने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है या नहीं है। तो जीपी में है या नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 2-3 टर्म निकाल के चेक करेंगे है ना, 2-3 टर्म निकाल के चेक करेंगे। अगर 2-3 टर्म आपका जीपी में आ गया तो हमारा काम बन गया, अगर 2-3 टर्म आपका जीपी में नहीं आया तो हम लोग नहीं कर सकते हैं जीपी में। तो चलिए, तो सबसे पहला टर्म तो आपका ए 500 ही हो गया, 500 रुपया जमा किया, एक वैल्यू तो 500 ही हो गया, यानी पहला अमाउंट का आपको क्या हो गया 500 हो गया। उसके बाद क्या बोला है 10 साल के लिए, चलो अभी 10 साल का तो अभी इग्नोर करते हैं, 10% हर एक साल हो रहा है, 10% क्या हो रहा है हर एक साल हो रहा है, यानी कि पहले साल में कितना हो जाएगा 500 रुपया जमा किया फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों 500 रुपये तो उसको जमा हो रहा है, प्लस 500 को उसको 10% मिल रहा है, कितना मिल रहा है बच्चों, तो फर्स्ट ईयर में कितना जाएगा बच्चों 500 प्लस 10% है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक सेकंड के लिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं 500, तो बचे कहाँ से 1 प्लस 10%, 10% क्या लिख सकते हैं 10/100 है ना, क्योंकि यहाँ से 500 निकल गया तो आपके पास आ गया यहाँ पे 500 11/10, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 11/10, स्क्वायर करेंगे तो क्या 11/10 आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अगर हम थर्ड निकालेंगे, अगर हम थर्ड निकालेंगे क्योंकि जीपी अगर चेक करना है तो कम से कम हमें तीन टर्म चाहिए, कम से कम कितना टर्म चाहिए बच्चों 3 टर्म चाहिए। 3 टर्म में अगर हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो 3 टर्म निकालने के बाद अगर कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है तब उसको हम जीपी में कंसीडर कर सकते हैं। तो एक टर्म तो निकल गया, एक टर्म तो आपका पहला टर्म ही होगा, दूसरा टर्म इसको निकालने, अब तीसरा टर्म निकाल दे तो तीसरा टर्म क्या होगा सेकंड ईयर में पहुंचेंगे हम लोग, तो सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना बच्चों, बात यहाँ ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। कंपाउंड में क्या होता है कि जो आपका
ये बन गया, अमाउंट बन गया, फिर उस पर 10% का इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है? सबसे पहले हम देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेन जो अंतर है, जैसे अगर हम 1000 पे हम लिए हैं तो भी 1000 में काम करें तो हर एक ईयर 1000 पे ही इसका इंटरेस्ट चलेगा, यानी कि अगर 10वां ईयर में भी है तो 1000 पे ही इंटरेस्ट चलेगा, 100वां ईयर में भी है तो 1000 पे ही इंटरेस्ट चलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता बच्चों, हर बार प्रिंसिपल इसका चेंज होता है, यानी कि अगर पहले बार में तो 1100 हो गया तो दूसरे बार जो इंटरेस्ट चलेगा वो 1100 पे चलेगा, वो 1000% नहीं चलेगा। यानी कि बेसिक अंतर क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर बार सेम रहेगा, ये जो प्रिंसिपल हर बार सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल नया बनेगा, हर साल क्या बनेगा नया, यानी कि क्या अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है उसको, क्या चीज पे लगता है बच्चों? इंटरेस्ट, अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रिंसिपल होगा अब वो ये हो जाएगा, प्रिंसिपल अब क्या होगा बच्चों, ये पहले साल के लिए प्रिंसिपल ये, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल ये, अब इस पे 10% लगेगा, बात आ रही है समझ में, अब इस पे 10% लगेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल चेंज होगा, क्यों? उसको लास्ट ईयर पर डिपेंड करेगा उसका प्रिंसिपल, इसका उसका आगे का प्रिंसिपल इस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, कॉमन मेन तो चीज पता चल गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मेन चीज पता चल गया, यानी क्या हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा तब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो हम क्या लिख सकते हैं 500 इंटू प्लस इसका 10% ऑफ 10%। तो एक सेकंड के लिए इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे? कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे फिर से 10% ये ना बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई 1 प्लस 10% यानी 10/100 यानी 11/10 आने वाला है। ये ना आ गया, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आ गया 511/10, यही ना आ गया। तो अब यहाँ पे आप लोग टर्म चेक कीजिए, अब हम लोग क्या चेक करना है? टर्म चेक करना है। पहला टर्म था 500, दूसरा टर्म था 500/11/10, तीसरा टर्म था 511/10 का होल स्क्वायर। तो है तो साफ पता चल रहा है बच्चों जीपी में, कैसे पता चला कि सर हम पहला टर्म में 11/10 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आया, फिर इसमें 11/10 मल्टीप्लाई किए तो ये आया, उस तरह से 11/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा, उस तरह से हमारा आते जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों? क्वेश्चन कहा है कि 10 साल के बाद, क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों? 10वां साल क्या था? व्हाट विल बी द अमाउंट इन 10 ईयर आफ्टर डिपॉजिट, 10 साल के बाद आपका इसका अमाउंट कितना होगा, 10 साल के बाद इसका अमाउंट कितना होगा। जाहिर सी बात है ये आपका पहला साल के लिए अमाउंट है, ये तो आपका क्या हो गया प्रिंसिपल ही हो गया, ये आपका पहला साल, ये आपका दूसरा साल, यानी कि जितना हमारा आर होगा उतना हमारा ईयर हो जाएगा, है ना। ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, ये आपका थर्ड ईयर हो गया, इस तरह से ये आपका 10 ईयर हो गया। यानी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट इन 10 ईयर क्या हो जाएगा ए आर पे पावर 10, ए आर पे पावर 10। कैसे किए बच्चों? देखो ऐसे पता चला ना, ये आपका हो गया, ये तो ये हम क्या किए, ये तो हम डिपॉजिट ही किए, ये फर्स्ट ईयर में दिया तो फर्स्ट ईयर में तो एक बार मल्टीप्लाई हुआ, ये सेकंड ईयर में ये दिया तो सेकंड ईयर में 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, ये सर थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में 3 बार, 4 ईयर में 4 बार, 5 ईयर में 5 बार, 10 ईयर में 10 बार, 10 ईयर में क्या आ गया 10 बार। तो जरा इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, एक का वैल्यू तो 500 ही हो गया इतना। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप कीजिए। तो इसका फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा इतना, यानी 500 इंटू 11/10 पे पावर 10, 500 इंटू 11/10 पे पावर कितना आ जाएगा 10, यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा उसके पास 10 साल में उतना हो जाएगा। तो आइए पे क्वेश्चन लीजिए। क्लियर आपको? क्या किए बच्चों? कुछ नहीं किए। क्वेश्चन हम जैसे देखें तो हमें लग गया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, लेकिन हमें बनाना उस तरह से नहीं है, हमें बनाना जीपी से। तो जीपी से बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो जीपी में है या नहीं है। तो हम चेक करने के लिए हमें 3 टर्म, एटलीस्ट 3 टर्म पता होना चाहिए। हम 3 टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं तब हम उसको चेक कर पाएंगे। तो पहला टर्म दिया हुआ था, दूसरा टर्म हम 10% ऐड करके बना लिए, तीसरा टर्म इसमें भी 10% ऐड किए। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट है ना कि हमारा किस पे लगता है, 10% ऐड किए तो आ गया। तो 3 टर्म हम यहाँ पे चेक किए तो ये जीपी में आ गया, इट आर इन जीपी। जैसे ये जीपी में आ गया तो ए पता चल गया, आर पता चल गया, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कि ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 500 और आर का वैल्यू क्या है 11/10। क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका गिवन है, ए फार्मर बाई ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000, he pay 6,000 cash and agree to pay balance in annual installment
ऑफ 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, हाउ मच विल दैट ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। अच्छा, मतलब इस तरह से सेटलमेंट किया होगा कि 12,000 में बोला कि हम 12,000 में खरीदेंगे, लेकिन 12,000 में तो खरीदा नहीं एक्चुअल में, 12,000 में तो वो खरीदा नहीं, खरीदा क्या कि वो 6,000 रुपये कैश दे दिया और कहा कि हम हर एक बार तुमको क्या करेंगे 500 रुपये देंगे और प्लस जितना भी अन अमाउंट है उसका हम 12% देंगे। अन अमाउंट का मतलब क्या, अनपेड अमाउंट, यानी कि अगर हम 500 रुपये दे देते हैं, देखो क्या कंडीशन किस तरह क्रिएट हो रहा है समझना कि 6,000 तो इसको पेड कर दिए, 6,000 इसको पेड कर दिए, अब हमारा अनपेड अमाउंट क्या बचा, 6,000 रुपये अनपेड अमाउंट बचा। तो जब हम पैसा पेड करेंगे तो 500 रुपये देंगे प्लस अनपेड अमाउंट का 12%। फिर अगले बार हम देंगे तो 500 देंगे। अब बताओ 600 रुपये में हम 500 रुपये दे दिए, सॉरी 6,000 में हम 500 रुपये दे दिए, 6,000 में हम 500 पेड करें तो अब अनपेड कितना बचा, अब अनपेड बचा 5500। कौन से पैसा समझ में, अब अनपेड कितना बचा, है ना, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर समझिए। क्वेश्चन था 12,000 में ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, 6,000 पे पेड कर दिए। अब जो 6,000 है उसको हम किस फॉर्म में पेड करेंगे, हम 500 रुपया देंगे, 500 देंगे और प्लस जो अनपेड अमाउंट है उसका 12%। तो 6,000 जब हम पेड कर दिए, अब हम स्टार्ट किस तरह से किए, इस तरह से किए कि 500 रुपये दिए तो अनपेड अमाउंट कितना था 6,000 दिए तो 6,000 ना अनपेड अमाउंट हो गया, 6,000 दिए तो 6,000 हमारा अनपेड अमाउंट था, तो अनपेड अमाउंट का 12%। अब जब हम दे दिए, ये काम कर दिए, ये काम जब हमारा हो गया तो अब हमारे पास अनपेड अमाउंट कितना हो गया 5500 हो गया, क्योंकि 500 रुपये पेड हो चुका है। 500 रुपये हर महीने देना है काटने के लिए, 500 रुपये क्या करना है, हर महीने देना है। तो 500 रुपये 6,000 में 500 रुपये दे दिया तो अब बचा कितना 5500, तो उस पर 12% लगेगा, 500 रुपये देगा प्लस 5500 का 12% देगा। फिर 500 रुपये दे दिया, अब क्या बचा 5,000, फिर इस तरह से सॉल्व होगा। यानी कंडीशन समझ में आ गया बच्चों, यानी क्या रहा है, तो क्या रहा है तो हम चेक करते हैं, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो 6,000 पेड कर दिया है ना, टोटल कॉस्ट पेड अमाउंट $6,000 है ना, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, या फिर अनपेड अमाउंट $12,000 माइनस $6,000 अनपेड अमाउंट हो गया। अब 6,000 अनपेड अमाउंट हो गया बच्चों, तो अब इसमें क्या दिमाग लगाना है, इसमें दिमाग लगाना किस तरह से पेड कर रहा है। पहले बार वो पेड किया, फर्स्ट टाइम जो पेड करना था उसको, यानी जिस समय वो 6,000 पेड किया उसी समय फर्स्ट टाइम जब पेड करना था तो अनपेड अमाउंट कितना था, अनपेड अमाउंट 6,000 था, तो 6,000 का पहले 12% पेड करेगा और उसमें साथ साथ 500 रुपये भी पेड किया। फर्स्ट पेमेंट जो आपका ये हो गया, कितना इजी है, कितना अच्छे समझना है। फर्स्ट पे जो हो गया वो सबसे पहले अनपेड अमाउंट था 6,000, कितना बचा हुआ था 6,000 बचा हुआ था, तो 6,000 का 12% पेड किया, साथ साथ 500 रुपये पेड किया, ये 500 रुपये उसका कटते जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ गया 500 प्लस 720 और 720 प्लस 5 1220, यानी पहले बार में इतना अमाउंट पेड किया, ठीक है। अब सेकेंड टाइम सेकेंड पेमेंट क्या होगा इसका, सेकेंड पेमेंट हो गया कि सर 6,000 में 500 रुपये पेड कर चुका है, तो 6,000 500 रुपये पेड कर, जो अब इंटरेस्ट लगने वाला है, इंटरेस्ट हमेशा अनपेड अमाउंट पे लग रहा है। इंटरेस्ट किस पे लग रहा है बच्चों, अनपेड अमाउंट पे लग रहा है, तो अनपेड अमाउंट कितना आ गया ऑफ 12% और 500 जो 500 है ना, 500 तो हर महीने इसको देना है, यानी 500 प्लस अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस, तो कैंसिल आउट में कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 660 ना प्लस 500, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल 1160। अच्छा, हमें एपी में जीपी में इसको चेक करने के लिए कम से कम तो 3 टर्म चाहिए, एक टर्म निकाले, 2 टर्म निकाले, तीसरा टर्म यानी थर्ड पेमेंट। अब 5500 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अब लगेगा 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 500 तो पेड कर दिया, 5500 में 500 पेड कर दिया, तो 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा अनपेड अमाउंट, और ये हो गया 500, 12 से डिवाइड कर देंगे, यहां से आ गया इसका कितना 1100 ना, हाँ
चलिए अब हमारे पास 3 टर्म आ गया। अब हमारे पास 3 टर्म आ गया, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब इसको हम चेक करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे कि क्या चीज में है, एपी में है या फिर जीपी में, और जिस चीज में रहेगा वो कर लेंगे। तो अगर हम चेक करेंगे, हमारे पास टर्म है 12, 20, 1160 है ना। एक्चुअली इसका सम निकालना, सबको हमको क्या निकालना है, सबका सम निकालना ना, सबका सम। 1220, 1160, 110 प्लस, अच्छा एक बार बताओ कितना टर्म होगा, कितना टर्म होगा, यानी हमको 6000 पेड करना है और हर बार हम 500 रुपये पेड कर रहे हैं, तो टोटल 12 टर्म होगा ना। 6000 पेड करना है और हर महीने कितना, हर साल कितना कर रहे हैं, 500 पेड कर रहे हैं, तो 6000 डिवाइड बाय 500, यानी टोटल 12 टर्म होना चाहिए, 12 टर्म तक। ये समझ में आया। हम क्या किए, फिर से देखिए, हम यहाँ पे दिया होता सर 12000 में ट्रैक्टर खरीदना है, लेकिन 12000 में खरीदा नहीं, वो 6000 पेड किया तो अनपेड अमाउंट 6000 आ गया। अब वो क्या है ना कि सर अनपेड अमाउंट को 12% दे रहा है, प्लस साथ में 500 रुपये भी दे रहा है, तो अनपेड अमाउंट में 12% दे रहा है, साथ में 500 रुपये भी दे रहा है, तो पहले साल वो ये पेड किया, फिर दूसरे साल 6000 में 500 पेड हो गया तो 5500 बचा, तो 5500 का 12% यानी अनपेड अमाउंट में 12% प्लस 500, फिर तीसरे साल अनपेड अमाउंट में 12% प्लस 500, इस तरह दिया। तो हम चेक कीजिए, यानी कि सभी काम को सम निकालना है, सभी का क्या निकालना है, यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल करके 12 साल तक का सम निकालना है। क्यों 12 साल, क्योंकि 6000 है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म 6000 है और 500 रुपये दे रहा है हर बार, यानी कि नंबर ऑफ टर्म क्या है, 12 बार हो गया, यानी नंबर ऑफ टर्म भी लिख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए नंबर ऑफ टर्म, 12 टाइम लगेगा। तो 12 सालों में वो टोटल कितना पेड करेगा, 12 सालों में वो टोटल कितना पेड करेगा, तो पहले साल में उतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, यानी टोटल 12 सालों का सम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल 12 सालों का सम। तो यहाँ देख के तो आपको डायरेक्ट लग रहा है कि ये जीपी में नहीं है, ये जीपी में नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करने की आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करने की आएगा, लेकिन ये एपी में है बच्चों। देखो 60 माइनस हो रहा है ना, 60 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, इससे 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, इससे 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, यानी इस तरह से बढ़ते जा रहा है। यानी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा, यानी ये का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, डी का वैल्यू क्या हो गया -60, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और एन का वैल्यू क्या हो गया 12। तो क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं जल्दी से, क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं जल्दी से, क्या हो जाएगा सम इसका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू तो 12 भी रह गया, 2a यानी कि इसका वैल्यू हो गया 2440 माइनस n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 11 इंटू डी, तो -660। तो यहाँ से आ गया 6 इंटू, अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 8 0, 24 में से आ गया 17 है ना, 17 से 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10,680 कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 10,680। तो ये आपका हो गया 10,680 अनपेड अमाउंट का इंटरेस्ट आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 1220 प्लस 1160 प्लस 1110 करते करते हमारा कहाँ तक, कितना टर्म तक, 12 टर्म तक। 12 टर्म तक का टोटल सम कितना आ गया 10,680। तो जो पेड किया वो 10 सालों में, 12 साल में वो 10,680 रुपया पेड किया। कितना रुपया पेड किया बच्चों 10,680 रुपये पेड किया। यानी टोटल अगर अमाउंट काउंट करें, अगर वो ट्रैक्टर कितना क्या पूछ रहा है, हाउ मच विल ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, ट्रैक्टर इसमें कितना रुपया का पड़ा, तो टोटल अमाउंट अगर हम कॉस्ट करें तो 10,600 रुपये तो वो इंटरेस्ट के साथ पेड किया। ये इसको हम पेड करना था 6,000, लेकिन पेड 6,000 की जगह पे कितना पेड किया, इतना पेड किया। क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट लग गया उस पर, है ना। क्योंकि इंटरेस्ट क्यों लग गया, क्योंकि वो कुछ टाइम ले लिया। वो 12 साल में पेड किया। कितने साल में पेड किया बच्चों 12 साल में पेड किया। तो 12 साल में 6,000 की जगह पर 10,680 पेड किया, और ये पहले से पेड किया हुआ। अच्छा ये तुम्हारा था पेड अमाउंट, ये पेड अमाउंट था और ये पेड किया था। टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, अगर हम यहाँ पे लिखें टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 10,680 प्लस 6,000 तो 16,680, यानी टोटल अमाउंट वो पेड किया है 16,680। एक ट्रैक्टर लेने में कितना अमाउंट पेड किया बच्चों 16,680। तो ये अक्सर होता है जब भी हम लोग इंटरेस्ट पे लेते हैं ना, तो कुछ अमाउंट ज्यादा ही पेड करना होता है। जब भी हम लोग कुछ इंटरेस्ट पे लेते हैं तो कुछ अमाउंट ज्यादा ही पेड करना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें एट द टाइम जो चीज की जरूरत है, देखो 6,000 में उसको ट्रैक्टर में मिल गया, 6,000 में उसको क्या हो गया ट्रैक्टर में मिल गया, और बाकी वो
धीरे धीरे पेड कर दिया, और जो बेचने वाला उसको भी फायदा हो गया, उसको भी कुछ ज्यादा अमाउंट मिल गया, है ना। इसी तरह से हमारा ईएमआई वगैरह भी जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग का जैसे कुछ एसी वगैरह लेना हो, रेफ्रिजरेटर वगैरह लेना हो, तो उसमें भी हमारा यही कॉन्सेप्ट चलता है, ईएमआई का कॉन्सेप्ट चलता है कि आप कुछ पेड कर दीजिए, फिर धीरे धीरे पेड करते रहिए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि किसी के, सबके पास, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मुझे एसी खरीदना है बट मेरे पास 50,000 रुपया नहीं है, 20,000 है, तो क्या करता है बच्चों, 20,000 का डाउन पेमेंट ले लिया और उसके बाद 30,000 का वो इंटरेस्ट लगा दिया, फिर धीरे धीरे हम उसको पेड करेंगे और वो होगा। ऐसे में दो फायदा, 20,000 में तो हमको एसी मिल गया और बाकी जो 30,000 पेड हुआ वो धीरे धीरे पेड हुआ। तो एट द टाइम 20,000 में मेरा एसी मिल गया ना, तो यही काम ये किया कि 6,000 में इसको ट्रैक्टर मिल गया ना, बाकी कितना पेड करना है वो तो अलग बात है, वो तो 12 साल में उसको उतना पेड करना, तो क्या दिक्कत है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। और यही क्वेश्चन प्रैक्टिकल में यूज होता है बच्चों। प्रैक्टिकल में आपको जो भी डाउन पेमेंट है, जैसे किसी को बाइक लेना है, तो बाइक लेने में क्या करता है बच्चों, उसके पास अगर 75,000 का बाइक है या फिर 80,000 का बाइक है, नहीं है पैसा, 25,000 या 30,000 डाउन पेमेंट किया, उसके बाद सिंपल प्रोसेस, कुछ ना कुछ अमाउंट पे क्या लग गया, कुछ वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है, कुछ वहां पे क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया, तो इसी तरह से वो क्या करेगा, पेड करेगा। अब वो 12 साल का लेना चाहे इंस्टॉलमेंट, या 20 साल का लेना चाहिए, या 25 साल का लेना चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। और उसके अनुसार वो क्या करेगा, धीरे धीरे पेड कर देगा। ऐसे क्या होगा कि जैसे कि अगर एक साल में 1220 रुपये पेड कर रहा तो पता भी नहीं चलेगा, 1220 रुपये 1660 रुपये पेड, 1160 रुपये पेड कर रहा तो पता भी नहीं चलेगा। तो छोटा छोटा अमाउंट जनरली पता नहीं चलता है, तो इससे कस्टमर क्या होता है फायदा, कि छोटा अमाउंट पता नहीं चलता, देते जाता है और साथ ही साथ सामान भी हो जाता है। तो जो भी कॉमर्शियल पर्पस है, जो भी कॉमर्शियल पर्पस है, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन, मतलब इसी तरह से वो सॉल्व किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर है।